हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए आज हम लोग केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर का शेष जो भाग बचा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में तीसरा प्रकार का अध्ययन आज हम लोग करते हैं। तीसरा प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आइए जानते हैं कि इस रिएक्शन ये कैसे होता है और इसमें क्या एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि विस्थापन नाम है, क्या नाम है इसका? विस्थापन। अर्थात हमें पता चल रहा है कि कुछ न कुछ क्या हो रहा है, यहाँ से विस्थापित हो रहा है। क्या हो रहा है? विस्थापित हो रहा है। इसे प्रतिस्थापन भी कहते हैं, विस्थापन भी कहते हैं। तो कुछ न कुछ ऐसा चीज़ है, जैसे मैं एक बुक है, यहाँ पे उठा के इसको मैं क्या कर देता हूँ, एक जगह से दूसरी जगह रख देता हूँ, तो इसको क्या बोला गया? विस्थापित करना बोला गया। क्या बोला गया? विस्थापित करना बोला गया। यानी कि हमने एक जगह से दूसरी जगह क्या कर दिया, उसको स्थानांतरित कर दिया, तो विस्थापन हो गया। उसका क्या हो गया? विस्थापन हो गया। तो यहाँ भी कुछ ऐसे चीज़ मिलेंगे आपको जो विस्थापित कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? विस्थापन कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जानिएगा कि कुछ जो ज़्यादा क्रियाशील तत्व होते हैं, कुछ कम क्रियाशील तत्व होते हैं। क्या होते हैं? कुछ कम क्रियाशील तत्व, कुछ अधिक क्रियाशील तत्व। तो अधिक जो क्रियाशील तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से हटाकर क्या करते हैं, उसके जगह पे अपने स्थान को ग्रहण कर लेते हैं, उसके जगह पे अपने पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया होता है। क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया होता है। जैसे हम एक चित्र के द्वारा आपको समझाना चाहेंगे कि जैसे आप क्या करिए, लोहे के 3 कील लीजिए। कितने कील लीजिए? लोहे के 3 कील लीजिए। चलिए, कील समझते होंगे आप लोग। 3 कील आप लोहे के ले लेंगे और क्या करेंगे, इसमें से 2 कील को आप क्या करिएगा, एक लीजिएगा परखनली और इसमें रखिएगा कॉपर सल्फेट। इसमें क्या रखिएगा? कॉपर सल्फेट का विलयन। क्या रखिएगा? कॉपर सल्फेट का विलयन। चलिए, ये मान लीजिए कॉपर सल्फेट का क्या हो गया? हाँ, CuSO4। कॉपर सल्फेट का विलयन हमने क्या कर दिया? रख दिया। स्टैंड चाहे तो बनाना, स्टैंड बना सकते हैं। चलिए, ये स्टैंड है इसका। चलिए, इसी स्टैंड पे क्या हुआ है, ये रुका हुआ है। तो एक कॉपर सल्फेट का हमने क्या लिया? विलयन लिया कॉपर सल्फेट का, और इसमें हमने क्या किया? 2 कीलों को धागे से बांधकर क्या किया? उसमें लटका दिया। 2 कीलो को हमने क्या किया? देखिए यहाँ पे लटका दिया, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया। अब देखिए, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने 2 कीलो को डाला और इसको क्या कर दिया? कुछ समय के लिए छोड़ दिया। 1 कील को हमने बाहर रखा है, 2 कील को हमने क्या किया? कॉपर सल्फेट के विलयन में धागे से लटका कर डाल दिया। ये धागा है। ये कुछ समय रखने के बाद से, कील को कुछ समय इसमें रखने के बाद से, विलयन में रखने के बाद से हम क्या करते हैं? इसको कॉपर सल्फेट के विलयन से उसको अलग करते हैं। क्या करते हैं? अलग करते हैं। जब अलग करते हैं तो फिर जो पूर्व में जो 1 कील हमने रख दिया था बाहर, 1 कील हमने क्या रख दिया था? बाहर। 2 कीलों को हमने निकाला और इसके साइड में रख दिया, बगल में। तो ऐसे में हमने क्या देखा कि ये जो 2 कील है, जिसको हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया था, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया था, ये लोहे की कीलें हैं, जिनको हमने क्या किया था? कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया था। यह इसका रंग और इसके रंग में अगर हम तुलना करेंगे, क्या करेंगे? दोनों के रंग में यदि हम तुलना करते हैं तो क्या पाते हैं कि ये जो है अत्यधिक भूरा दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? अत्यधिक भूरा। तो यहाँ पे हमें पता चला कि ये तो बहुत ज़्यादा भूरा दिख रहा है, यानी कि असर किया है कुछ न कुछ कॉपर सल्फेट इस पर। ठीक है, कुछ तो कोई रिएक्शन हुआ है, कोई अभिक्रिया हुई है। तो अभिक्रिया हुई है तभी तो ये भूरा हो रहा है, तो इसका रंग ज़्यादा भूरा हो गया।
अच्छा, एक चीज़ और हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या जो कॉपर सल्फेट था वो नीला था। क्या था? कॉपर सल्फेट कैसा था? नीला था। एक में क्या था? ज़्यादा नीला था, गाढ़ा था। और दूसरे में हमने देखा, दूसरे पल जब कॉपर सल्फेट के विलयन से कुछ समय कीले रखने के बाद से जब निकाल दिया गया, क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया, तो हमने पाया कि ये क्या हो गया? इसका रंग हल्का हो गया। इसका डोंट बी सीरियस। आइए इधर देखिए, एकदम हल्के मन से देखेंगे, हल्के मन से पढ़ेंगे, सब समझ में आएगा। ओके, आइए देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या किया, लोहे की 2 कीलों को डुबोया, तो इसका रंग और 1 कील हमने बाहर रखा था, इसके रंग की जब तुलना किया तो देखा हमने कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जो हमने डुबोया था जो कील, वह अत्यधिक भूरा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? भूरा दिख रहा है। आपसे क्वेश्चन यही बन सकता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डुबाने से उसका रंग कैसा हो जाता है? तो क्या बताएंगे? भूरा। फिर से देखिए, अगर पूछा जाए कि कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा रह जाता है, तो क्या बताएंगे? उसके रंग क्या होते हैं? उड़ जाते हैं, यानी कम हो जाते हैं, हल्का रंग हो जाता है। क्या होता है? हल्का होता है, धुंधला हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझेंगे इसको। आप समीकरण से, कैसे? समीकरण से समझिए। देखिए यहाँ पे है, क्या है? आयरन है। क्या है? आयरन है। अरे लोहा का कील क्या है? आयरन है, लोहा है। तो आयरन है, इस किसके विलयन में मिलाया हमने? CuSO4, यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने क्या किया? इसको मिलाया, कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया। तो जब कॉपर सल्फेट के विलयन में हम मिला रहे हैं तो क्या परिवर्तित हो रहा है? देखिए यहाँ पे ये जो Cu है, क्या है? Cu, इसको यह क्या कर रहा है? विस्थापित कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? विस्थापित कर दे रहा है। इसकी जगह से इसको हटा दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो आयरन है यह अधिक क्रियाशील है। क्या है? हाँ, अधिक क्रियाशील है। आपको यही जानना था, अधिक क्रियाशील है। और जो कॉपर है इसकी अपेक्षा कॉपर जो है कम क्रियाशील है। क्या है? कम क्रियाशील है। तो इसलिए ये क्या कर रहा है? आयरन जो है कॉपर को हटा दे रहा है, उसकी जगह से क्या कर दे रहा है? हटा दे रहा है। तो आयरन आ जाएगा कॉपर की जगह पे, तो क्या हो जाएगा? FeSO4, यानी आयरन सल्फेट। क्या हो जाएगा? आयरन सल्फेट। और निकल गया किससे? क्या? कॉपर निकल गया बाहर। ओके, तो इस प्रकार से आपने पाया कि यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो रही है? विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि इसको विस्थापित कर दिया, हटा दिया। हटो इस कुर्सी पे, ये कुर्सी क्या है? मेरा है। इस कुर्सी पे मैं बैठूंगा। क्यों? हाँ, मैं तुमसे ज़्यादा दमदार हूँ मैं तुमसे ज़्यादा मजबूत हूँ, ज़्यादा बोलोगे तो 2 चटा कर देंगे। ठीक ना? तो इसलिए कुर्सी पे क्या कर रहे हैं? खुद ही बैठ जा रहा है, उसको हटा करके। हो जा रहा है ना, क्योंकि ज़्यादा ताकतवर है। तो ज़्यादा जो ताकतवर रहेगा तो कुर्सी तो उसी की रहेगी ना। बात समझिए। 1-2 उदाहरण और आप देख देंगे कि जिंक है, जिंक को हम क्या मिलाए? कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाते हैं तो ये भी क्या करता है? जिंक क्या करता है? कॉपर को विस्थापित कर देता है। कॉपर को क्या करता है? विस्थापित कर देता है। तो ये क्या बनाता है? जिंक सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है? जिंक सल्फेट बनाता है। कॉपर इससे मुक्त हो जाता है। कॉपर इससे क्या होता है? कॉपर इससे अलग हो जाता है, मुक्त हो जाता है। उसी तरह से आप लेड को भी ले सकते हैं। लेड, सीसा, पीबी को भी अगर, लेड को भी अगर कॉपर सल्फेट से अगर मिलाते हैं तो क्या होता है? कॉपर को हटा करके उसके जगह पे ये आ जाता है, हाँ, तो हो जाता है लेड सल्फेट। क्या होता है? लेड सल्फेट। तो इस प्रकार से आप ये 2-3 उदाहरण है, एग्जाम में यही सब उदाहरण आता है। आपको क्या करना होता है? कह देगा, ऐसे एग्जाम में प्रश्न बनता है कि क्या होता है जब, क्या होता है जब आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया जाता है? क्या होता है जब? या ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी अभिक्रिया हो रही है जब जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाते हैं, तो कौन सी अभिक्रिया हो रही है? या ऐसे केवल ये पूरा समीकरण आपको दे देगा, पूछेगा बताइए इस समीकरण में कौन सी अभिक्रिया हो रही है।
तो आपको पहचानना यही होगा कि यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। कौन सा अभिक्रिया हो रही है? विस्थापन। क्योंकि क्या कर रहा है? और कौन सा विस्थापन? तो एकल विस्थापन। कौन सा विस्थापन? अगर ऑप्शन में दिया है एकल विस्थापन तो एकल मारेंगे, ओके। केवल विस्थापन दिया तो विस्थापन पे मार देंगे। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं द्विविस्थापन। विस्थापन में ही क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन में ही है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे सोडियम सल्फेट, देखिए Na2SO4, चाहे तो लिख सकते हैं हिंदी में भी, जहाँ जहाँ ये है ना समझ में तो उसको लिख देना। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सल्फेट, सोडियम सल्फेट के विलयन में यदि बेरियम क्लोराइड को मिलाते हैं, क्या करते हैं? बेरियम क्लोराइड को मिलाते हैं, यानी कि एक परखनली में क्या लिया गया है? इसमें ले लिया क्या? सोडियम सल्फेट। इसमें क्या है? इसमें है सोडियम सल्फेट Na2SO4। इसमें हमने क्या लिया? इसमें एक हमने ले लिया BaCl2। बेरियम क्लोराइड के विलयन को क्या करते हैं? यहाँ पर हम सोडियम सल्फेट के विलयन में मिलाते हैं। बेरियम क्लोराइड के विलयन को सोडियम सल्फेट के विलयन में मिलाते हैं तो क्या होता है? देखिए यहाँ पे बेरियम क्लोराइड जब मिलाया हमने तो हम देखा कि क्या किया? जो सोडियम था, क्या था? सोडियम था, वह किसके साथ चला गया? क्लोरीन के साथ चला गया। किसके साथ चला गया? ध्यान दीजिए, यानी कि सोडियम आ गया बेरियम के स्थान पे और बेरियम चला गया किसके स्थान पे? सोडियम के स्थान पर। बेरियम क्लोराइड यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है। तो जब इस दोनों के विलयन को हम क्या किए? जब मिलाए, जब दोनों के विलयन को क्या किया? हमने मिलाया, तो सोडियम सल्फेट इससे क्या हुआ? बेरियम के स्थान पे चला गया। बेरियम किसके स्थान पे चला गया? सोडियम के स्थान पे। तो इसी को बोलते हैं द्विविस्थापन। क्या बोलते हैं? देखिए इधर क्या हो रहा है, मिलाने से क्या हो रहा है? हो जाता है बेरियम सल्फेट। क्या होता है? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड 2NaCl, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक। तो 2NaCl बन रहा है। क्या बन रहा है? देखिए Na2SO4 है और यहाँ पे क्या है? बेरियम क्लोराइड है। यहाँ पे क्या है? बेरियम सल्फेट बन गया। तो आपको यही सीखना था ना कि द्विविस्थापन हो रहा है। दो तत्वों के विस्थापित, दो तत्व क्या हो रहे हैं? विस्थापित हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। इसके जगह पे वो आ जा रहा है, उसके जगह पे बेरियम के जगह पे चला गया क्या? देखिए यहाँ पे, जहाँ बेरियम होना चाहिए वहाँ हो गया सोडियम, और जहाँ सोडियम था वहाँ पे चला गया बेरियम। तो इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका आदान प्रदान होता है? आयन का आदान प्रदान होता है। इस प्रकार से देखेंगे हम। एक और उदाहरण देख लीजिए, AgNO3 है और KCl है, यानी पोटेशियम क्लोराइड है। तो K की जगह पे, जहाँ पे K था वहाँ पे क्या हो गया? Ag, और जहाँ पे Ag था वहाँ पे क्या हो गया? K, यानी पोटेशियम हो गया। जहाँ पे सिल्वर था पोटेशियम, जहाँ पे पोटेशियम था वहाँ पे सिल्वर हो गया। तो दो विस्थापन हो रहा है ना, द्विविस्थापन। दो तत्व विस्थापित हो रहे हैं तो कौन सा विस्थापन बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है। तो आप लोग यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तीसरा ये था हम लोग पढ़ रहे थे विस्थापन अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं चौथी अभिक्रिया की, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। क्षेपी मतलब ऊष्मा का क्या हो रहा है? निर्मुक्त किया जा रहा है, ऊष्मा को निकाला जा रहा है, ऊष्मा उससे उत्पन्न हो रही है। तो ऊष्मा एक में उत्पन्न किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, और एक में ऊष्मा क्या किया जा रहा है? अवशोषण हो रहा है। क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है।
तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या क्या होता है, निर्मुक्त किया जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। दोनों का एक एक उदाहरण आप देख लेंगे यहाँ पर। पहला है जो कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट, कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट, इसको क्या किया जा रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जो है 94.0 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त हो रही है। ऊष्मा क्या हो रही है, मुक्त हो रही है, उत्पन्न हो रही है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, कौन सी अभिक्रिया यहाँ पे हो रही है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रही है। कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वहीं दूसरे उदाहरण में आप देखेंगे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को गर्म करने पर, उच्च ताप पर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म करने पर क्या बना रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड। और इसमें 45 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या हो रहा है, अवशोषित हो रहा है। क्या हो रहा है, अवशोषित हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और समझना ये है कि यहाँ पे जो अवशोषित ऊष्मा है उसको आप उत्पाद की ओर लिख सकते हैं और अभिकारकों की ओर भी लिख सकते हैं। यदि अभिकारकों की ओर लिखिएगा तो धन चिन्ह के द्वारा, और उत्पाद की ओर लिखा गया है तो देखिए ऋण चिन्ह के द्वारा। आइए इसको इधर लिख के दिखाते हैं। N2 + O2 इधर लिखिएगा तो +45 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी इक्वल टू 2NO, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे जब हमने अभिकारक की ओर लिखा अवशोषित ऊष्मा को तो धनात्मक रूप में, और जब हम लिख रहे हैं किधर, उत्पाद की ओर, तो ऋणात्मक रूप में लिखा जाता है। तो इसको आप दोनों उदाहरण नोट करेंगे। ऊष्माक्षेपी का एक उदाहरण हो जाएगा और ये हो जाएगा ऊष्माशोषी का उदाहरण। इसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है और एक में ऊष्मा निर्मुक्त किया जा रहा है। यह अभिक्रिया का, रासायनिक अभिक्रिया का 5वां प्रकार है जिसको हम कह रहे हैं ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। और देखिए यहाँ पे ऑक्सीकरण अपचयन 2 अभिक्रियाएं हैं। इसको समझना है आसानी से, इस तरह से हम समझ सकते हैं। ऑक्सीकरण को यहाँ पे लिख लीजिएगा उपचयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं। और उपचयन अपचयन कई जगह दे देता है एग्जाम में, उपचयन अपचयन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उपचयन अपचयन। तो इसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसमें आपको समझने के लिए क्या समझना, देखिए ऑक्सीजन क्या होता है, का संयोग होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, का योग होता है, संयोग होता है। तो अब हम लोग कहेंगे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। हाइड्रोजन इससे क्या हो रहा है, अलग होता है। तो हाइड्रोजन यदि अलग हो रहा है तो ऑक्सीकरण, यदि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो भी क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और इसके विपरीत होता है अपचयन अभिक्रिया में। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होता है, जुड़ता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, अलग। कोई एक अगर घटना घटित हो रही है रासायनिक समीकरण में, आप देख लीजिए तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आप बता सकते हैं कि ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। जैसे एक आप समझ लीजिएगा इस तरह से, देखिए चित्र आप लोग बना सकते हैं ऐसे। ये बर्नर बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, बर्नर है ये। इसमें हमने क्या रखा, कॉपर का चूर्ण रखा, कॉपर का चूर्ण रखा। ये बर्नर है। इससे हमने क्या किया, इसको गर्म किया। देखिए कॉपर के चूर्ण को गर्म करने पर, कॉपर के चूर्ण को गर्म करने पर क्या होता है, जब कॉपर के चूर्ण को क्या किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम में, क्या होता है जब कॉपर के चूर्ण को गर्म किया जाता है, कॉपर के चूर्ण को गर्म किया जाता है। तो अब देखेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कॉपर के चूर्ण को गर्म किया जा रहा है वायु में। तो क्या हो रहा है, देखिए Cu को गर्म किया गया O2 की उपस्थिति में। O2 की उपस्थिति में क्या बना, CuO, क्या बना, हाँ क्या बना, देखिए CuO, कॉपर ऑक्साइड। क्या बना, कॉपर का ऑक्साइड बन रहा है। देखेंगे यहाँ पे जब कॉपर को हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में
गर्म कर रहे हैं तो बन रहा है क्या, कॉपर का ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कॉपर में O का क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। कॉपर में O क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। ध्यान दीजिए, कॉपर के साथ O आ गया ना, ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जब ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो क्या होता है, कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। यहाँ से जिंक ऑक्साइड से O क्या हुआ, हट गया, क्या हुआ, तो यहाँ पे देखेंगे आप O का हटना, ऑक्सीजन का हटना हो रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से आप समझेंगे कि जिंक ऑक्साइड में कार्बन के साथ अगर संयोग कराने पे, अभिक्रिया कराने पे क्या हो रहा है, जिंक अलग हो गया, कार्बन का ऑक्साइड अलग हो गया है। तो देखेंगे आप कि यहाँ पे O हट रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इससे जिंक से अलग हो रहा है, हट रहा है। तो आपने यही पढ़ा है ना कि जब ऑक्सीजन जब अलग होता हो तो वहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, अपचयन अभिक्रिया। क्या हो रही है, अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया साथ साथ घटित होती है और एक दूसरे को पूरक होती है, दोनों एक दूसरे को क्या होती है, पूरक होती है। वहाँ पर हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, दोनों अभिक्रियाएं जहाँ पे हो रही है। इसी को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, याद रखिएगा। कौन सा अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आप एक उसका भी उदाहरण लिख लीजिए। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि दोनों घटनाएं घटित हो रही हैं एक साथ, पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है, तो एक साथ दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। कि जब जिंक के ऑक्साइड से हम क्या करते हैं, जिंक के ऑक्साइड से कार्बन का संयोग कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या होता है, जिंक अलग होता है, कार्बन का ऑक्साइड अलग हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, यहाँ से O हट रहा है, देखिए हटा ना, यहाँ से O हट गया, देखिए यहाँ पर हट गया, और C में कार्बन क्या हो गया, C के साथ O क्या हो गया, जुड़ गया, तो ये O जुड़ रहा है। तो O जब जुड़ रहा है एक तरफ O क्या हो रहा है, हट रहा है। तो ऑक्सीजन जब जुड़ रहा है, हट भी रहा है, दोनों घटनाएं घटित हो रही हैं एक साथ, यानी ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो ऐसी घटनाओं में हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न हो रही है। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव या ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ये बहुत ही परीक्षा के दृष्टि से अगर देखा जाए, हाई स्कूल एग्ज़ाम के दृष्टि से, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है। ये कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। एक है, देखिएगा इसमें पहला प्रभाव दिखाया जा रहा है संक्षारण। क्या है, संक्षारण, ये बहुत बार पूछा गया हुआ है एग्ज़ाम में, संक्षारण। दूसरा है विकृत, देखेंगे, दूसरा है विकृत गंधिता। पहला है संक्षारण, दूसरा है विकृत गंधिता। तो संक्षारण में देखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें वायु ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर करके, नमी लेकर के क्या करता है, धीरे धीरे धातुओं का क्षरण करता रहता है। क्या करता है, क्षरण करना। क्षरण करना मतलब होता है नष्ट करना। क्षरण मतलब क्या होता है, नष्ट करना। तो धातुओं का क्षरण होता है, नष्ट होता है, तो वहाँ पे हम बोलेंगे क्या हो रहा है, संक्षारण हो रहा है। क्या हो रहा है, संक्षारण हो रहा है। जैसे लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर क्या है, जंग का लगना, आप लोग पढ़े हैं। लोहे पर लिखिएगा, लोहे पर जंग का लगना संक्षारण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, संक्षारण का उदाहरण है। या देखिएगा, चांदी के जो बर्तन होते हैं, क्या होते हैं, चांदी के बर्तन पे काला परत जमना। चांदी के बर्तन पर, उसको भी लिख लीजिएगा, चांदी के बर्तन पर काला परत जमना, काला परत जमना।
जब चांदी के बर्तन पर काला परत जम जाता है या लोहे पर जंग लगता है तो वो क्या करता है, लोहे का क्षरण करता है, या चांदी के बर्तन का ये परत जो है क्या करता है, क्षरण करता है। बचने के उपाय क्या है कि लोहे पर क्या करेंगे, ग्रीस अथवा तेल लगा देंगे या पेंट कर देंगे। दूसरा ये है कि चांदी का बर्तन है तो उस पर क्या करेंगे, कापर का परत चढ़ा देंगे, जिससे उस क्षरण से क्या हो जाएगा, बच सकता है। विकृत गंधिता को समझिएगा तो कोई भी भोजन होता है उसको बना करके क्या करते हैं, कुछ समय रख दीजिएगा, तो क्या होगा, जब वो वायु की उपस्थिति में रहेगा तो उसमें से एक विशेष प्रकार का गंध उत्पन्न होने लगता है। क्या होता है, विशेष प्रकार का गंध उत्पन्न होने लगता है। वह गंध ही क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। क्या कहलाता है, जो उसका गंध बदल रहा है ना वही क्या कहलाएगा, विकृत। यानी गंध में विकृति आ गई, परिवर्तन आ गया, सुगंध में उसका क्या हो गया, परिवर्तन आ गया, विकृति आ गई, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। याद रखिएगा। देखेंगे जो विकृत गंधिता है मुख्यतः गर्मी के दिन में ज़्यादा घटना घटित होती है। क्यों, गर्मी के दिन में ज़्यादा समय तक भोजन भी रह जाता है, सुबह का बनाया शाम तक, तो उसमें से विशेष गंध आने लगता है। उसका गंध क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। तो इसको बचाने के लिए आदमी शीतलक का प्रयोग